नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। इस वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति को वोट कौन डालता है, उनके वोट की क्या वैल्यू होती है और इनके वोट की गिनती कैसे होती है। इन सारी प्रक्रियाओं को विस्तार से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की समस्त प्रक्रिया को समझने से पहले इसके बारे में 2-3 बातें हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहली बात क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हुआ कि जनता सीधे इनको नहीं चुनती है, जनता द्वारा चुने गए लोग इन्हें चुनते हैं। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना। दूसरा खास बात है कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? इसमें क्या होता है, हम वोट किसी एक को डालते हैं लेकिन हमारा वोट किसी और के पास ट्रांसफर होकर जा सकता है। इस विधि को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और ये प्रक्रिया लास्ट तक आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जब मैं वोटों की गिनती करना बताऊंगा। दूसरी बात, हमारे देश में ये प्रावधान है कि जो पुराना राष्ट्रपति है उसके हटने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति, जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो 25 जुलाई के दिन नए राष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं और 25 जुलाई जिस दिन पुराना राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। हमें इतने बिंदुओं को समझना है। सबसे पहला बिंदु क्या होगा कि उम्मीदवार कौन होगा, दूसरा वोट कौन डालेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तीसरा किसके वोट का कितना वैल्यू होगा, मूल्य होगा। वोट डालने की विधि क्या है, हम लोग वोट कैसे डालते हैं, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसे ही वोट डालते हैं जिसे हम ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के लेवल पर डालते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग सुनेंगे कि वोट की गिनती कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उम्मीदवार कौन होगा। उम्मीदवार कौन होगा इसके लिए एक एक्ट है भारत में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट। इस एक्ट में लिखा है कि किसी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए उसे 50 लोग अनुमोदित करें और 50 लोग प्रस्तावित करें। और ये 50 लोग कौन होने चाहिए? ये 50 लोग यानी कि ये 50 और ये 50 ऐसे लोग होने चाहिए जिनको राष्ट्रपति का वोट डालने का अधिकार हो। यानी का जो लोग राष्ट्रपति को वोट डालने के लिए एलिजिबल हों उन लोगों में से 50 लोग प्रस्तावित करें और 50 लोग अनुमोदित करें तो वो लोग उम्मीदवार बन सकते हैं। देखिए 1952 में जब ये बना था तो लिखा था कि 2 लोग प्रस्तावित करें, 2 लोग अनुमोदित करें तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग एक साथ राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाते थे। फिर क्या हुआ, इसमें 1997 में संशोधन हुआ और फिर लिख दिया गया, 1977 में संशोधन हुआ और लिख दिया गया कि 10 लोग प्रस्तावित करें और 10 लोग अनुमोदित करें। लेकिन फिर इसमें बदलकर 1997 में ये चीज़ लिख दिया गया कि अब राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ सकता है जिसको 50 लोग अनुमोदित करें और 50 लोग इसको मतलब कि प्रस्तावित करें। यानी कि 100 लोग होने चाहिए तब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि 35 साल उम्र पूरा होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, उम्मीदवार कौन हो सकता है। आप लोग ये तो समझ गए कि उम्मीदवार कौन बन सकता है। अब हम लोग समझते हैं वोट कौन डालेगा। देखिए आप सबके सब जानते हैं। अच्छा, वोट कौन डालेगा इसको मैं अगर एक शब्द में बताऊं तो जो निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, तो सारे के सारे निर्वाचित सदस्य केवल वोट डाल सकते हैं। जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोट नहीं डाल सकते। दूसरी बात, देखिए कुछ राज्यों में जो विधान परिषद है, विधान परिषद का कोई भी आदमी वोट नहीं डाल सकता चाहे वो निर्वाचित ही क्यों ना हो। यानी विधान परिषद का कोई भी नहीं डाल सकता चाहे वो निर्वाचित हो या ना हो। जिसे राज्य है, राज्य जिसे भारत में 28 राज्य हैं इस समय, वैसे ही केंद्र होता है। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल, जबकि केंद्र में क्या होता है? संसद। राज्य में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। सबसे पहला होता है विधानसभा, जबकि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा। देखिए विधान परिषद का तो कभी भी कोई भी मेंबर वोट नहीं डालता, केवल विधानसभा के मेंबर वोट डालते हैं। भारत के 28 राज्यों में मिलाकर 4033
विधायक हैं, यानी कि 2800 राज्य में मिलाकर 4033 विधायक हैं, यानी कि ये सारे के सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। और ये कौन से हैं? केवल निर्वाचित वाले। देखिए संविधान में ये चीज़ लिखा है कि प्रत्येक राज्य अपने विधानमंडल की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। तो ये मनोनीत वाले को हटाकर इतने ऐसे हैं जो निर्वाचित होते हैं राज्यों में, यानी कि भारत के 2800 राज्य में मिलाकर कुल कितने विधायक हैं? तो 4033 विधायक हैं। दूसरा चीज, लोकसभा में जानते हैं आप लोग कि 552 सीटें होती हैं। 552 सीटों में आप सब जानते हैं 7 रिक्त है, 7 रिक्त है। अब 7 रिक्त है यानी कि बचा कितना? 545 बचा, 7 रिक्त है। अब इस 545 में से 2 मनोनीत होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। 543 सीटों पर चुनाव होता है, यानी राज्यसभा में कुल 552 सीटें हैं जिसमें से 7 रिक्त है, उस पर चुनाव ही नहीं होता। 545 पर चुनाव होता है जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत होते हैं, यानी कि 543 पर केवल चुनाव होता है और 2 ये मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत वाले को हटाकर 543 पर चुनाव होता है, यानी लोकसभा में कितने लोग ऐसे लोग हैं जो कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालते हैं? तो 543 लोग हैं। ऐसे ही राज्यसभा में 250 सीटें हैं जिसमें से 5 रिक्त हैं, 5 रिक्त हैं। अब 5 रिक्त हैं यानी कि 245 सीट हुए। 245 में से 12 मनोनीत होते हैं, बाकी कितने बचे? 233, यानी 233 लोग राज्यसभा में ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। अब 545 और 233 अगर जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 6 4 3 7 776 लोग, यानी केंद्र से 776 लोग वोट डालते हैं और राज्यों से 4033 लोग वोट डालते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 4033 लोग राज्यों से आते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। अब ये 4033 जो विधायक हैं ये राज्यों से आते हैं और ये सभी राज्यों के मिलाकर हैं। देखिए प्रत्येक राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, अब हमें ये समझना है। तो प्रत्येक राज्य के वोट, विधायक के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए किसी भी राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू निकालनी तो बहुत सिंपल सा है। उस राज्य की कुल कितनी जनसंख्या है उसको ऊपर लिखिए। जैसे मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 1 लाख है तो 1 लाख ऊपर लिख दीजिए और इसमें भाग दे दीजिए उस राज्य में कुल कितने निर्वाचित विधायक हैं। मान लीजिए 10 निर्वाचित विधायक हैं तो ये जो आ जाएगा ये वहाँ के एक विधायक की वोट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कितनी आ गई? अच्छा 0 से 1 0 कट गया। इसमें क्या करते हैं? 1/1000 का गुणा कर देते हैं ताकि संख्या छोटी आए। ये केवल संख्या छोटी करने के लिए बस। तो 3 0 से 3 0 और कट गए, यानी कि 10 आ गया। जिस राज्य में ऐसी स्थिति होगी उस राज्य के एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए राज्य की जो जनसंख्या लेनी है वो 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से लेनी है। इसको इंदिरा गांधी ने संशोधन करके लिख दिया था कि 2001 तक जो 1971 में जनसंख्या है किसी राज्य में वही लिया जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक के मत का मूल्य निकालने में। तो 2001 में अटल बिहारी जी ने इसको बढ़ाकर 2026 कर दिया, यानी कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधायक के मत का मूल्य होगा वो कैसे निकलेगा? उस राज्य की जनसंख्या 1971 में कितनी थी उसको ऊपर लिखेंगे बटे उस राज्य में कुल कितने विधायक निर्वाचित होते हैं इसको नीचे लिखेंगे और गुणे 1/1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये समझा दिया है। देखिए भारत में 4033 विधायक हैं। अब इनके मतों का कुल मूल्य कितना होता है? जब निकाला गया तो ये आता है 5 4 3 इतना आता है, यानी 5,43,231 इतना आता है। 543 विधायकों का कुल मतों का मूल्य इतना आता है। एक सांसद का कैसे मत मूल्य निकालते हैं? तो एक सांसद का मत मूल्य निकालना है तो बहुत सिंपल सा है। सारे विधायकों के मतों का जो मूल्य है यानी कि ये नंबर उसको ऊपर लिखें बटे में कुल कितने सांसद हैं जो निर्वाचित हैं, जिसे 776 संख्या है तो कुल सांसदों की संख्या नीचे लिखेंगे तो जो आएगा वो एक सांसद के मत का मूल्य होगा। एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? कुल निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य, यानी कि ये नंबर ऊपर रहेगा यहाँ पर। दूसरा
कुल निर्वाचित विधायक, अब कुल निर्वाचित विधायक कितने हैं 776, यानी अगर हम ऊपर ये वाली संख्या लिख दें और नीचे कुल निर्वाचित विधायक कितने होते हैं 776, नीचे ये वाली संख्या लिख दें और भाग दे दें, तो ये आएगा लगभग 700 दशमलव कुछ आएगा, समथिंग आएगा, यक्स आएगा मान लीजिए। तो जो ये आया यही क्या है, एक सांसद का मत मूल्य है। और दशमलव के बाद वाली संख्या हम लोग छोड़ देते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या छोड़ देते हैं और जो बचता नहीं है यही हमारे क्या है, एक सांसद का मत मूल्य है। अब 700 में 776 का फिर से गुणा करेंगे तो फिर से आ जाएगा, अगर निकालना चाहें यानी कुल सांसदों का मत मूल्य, यानी 776 सांसदों का मत मूल्य, तो ये आएगा 543 और 200, केवल इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या छोड़ दी है ना, तो इस वजह से। तो देखिए जितने विधायक हैं उनके मतों का कुल मूल्य कितना है, इतना, और जितने विधायक हैं उनके मतों का मूल्य कितना है, इतना है। और मतों का मूल्य एक विधायक का कैसे निकाला जाता है, तो एक विधायक का कैसे निकालते हैं, कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, यानी ये संख्या ऊपर लिखिए और कुल निर्वाचित विधायक नीचे लिखिए, फिर जो आए उसमें दशमलव के बाद वाला छोड़िए, तो जो आएगा यही क्या है, एक सांसद का मत मूल्य है। और सारे सांसदों का मत मूल्य मिलाकर कितना होता है, तो 543 और 200 ये होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आप लोग समझिए कि वोट डालने की विधि क्या होगी। जैसे अगर आप विधायक हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए गए हैं तो क्या होगा, मान लेते हैं कि 4 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति का चुनाव, तो आप लोग कैसे उन्हें चुनेंगे, चुनाव कैसे होगा, आप लोग कैसे वोट डालेंगे। वोट कैसे डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, मान लीजिए आप विधायक हैं, तो आप विधायक हैं, 4 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, आप वोट कैसे डालेंगे, आप कहेंगे कि भाई मैं बी को पहले नंबर पर रख रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि बी राष्ट्रपति बने। लेकिन अगर किसी कारण से बी राष्ट्रपति नहीं बन पाता तो मैं चाहता हूँ कि डी राष्ट्रपति बने, और अगर डी राष्ट्रपति नहीं बन पाता तो मैं चाहता हूँ कि ये और भी अगर नहीं बन पाया तो सी राष्ट्रपति बने, और अगर सी भी नहीं बन पाया तो मैं चाहता हूं कि डी राष्ट्रपति बने। ऐसे ही आपको प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे मान लीजिए 10 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको उसमें से चुनना पड़ेगा कि नंबर 1 पर कौन होगा। मैं चाहता हूं कि ये नंबर 1 पर रहें, यानी कि ये राष्ट्रपति बने मैं चाहता हूं। अगर ये राष्ट्रपति ना बन पाए तो मैं दूसरे नंबर पर चाहता हूं कि ये राष्ट्रपति बन जाए। अगर ये भी ना बन पाए तो मैं चाहता हूं ये राष्ट्रपति बन जाए। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 10 तक आपको अंकित करने पड़ेंगे। तो इस तरह से वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब वोट की गिनती को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 100 वोट पड़े हैं, 100 मानकर हम लोग वोट की गिनती को समझते हैं। मान लीजिए 100 वोट पड़े हैं, 100 वोट पड़े हैं, तो किसी को जीतने के लिए सबसे पहले मत कोटा निर्धारित किया जाता है। अब कोटा कैसे निर्धारित करते हैं, तो मत कोटा का ये सूत्र है, दुनिया भर में यही सूत्र चलता है। क्या होगा, कुल वैध मतों का मूल्य। अब मान लिया है मैंने समझने के लिए कि 100 वैध मत पड़े हैं, तो कुल वैध मतों का मूल्य कितना हो गया 100 बटे पदों की संख्या कितनी है, बताइए कितने राष्ट्रपति बनने वाले हैं, कितने पद हैं, कितने पद पर चुनाव हो रहा है, केवल एक ही पद तो है, तो इसलिए पदों की संख्या हो गया 1 प्लस 1 पदों की संख्या एक ही तो है भाई, राष्ट्रपति एक ही पद के लिए तो चुनाव लड़ता है, तो पदों की संख्या 1 प्लस 1 और इन सब का फिर क्या होगा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 51, यानी कि क्या होगा, वोट की गिनती करने से पहले कोटा निर्धारित करते हैं। कोटा इस फार्मूले से निर्धारित होता है। अब कोटा इस फार्मूले से जब निर्धारित हो जाए, यानी कि जो भी कैंडिडेट इतने वोट पाएगा वही कैंडिडेट जीतेगा, तो ये होता है मत का कोटा। अब चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये बी सी डी इस तरह से किसी ने वोट डाल रखा है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं कि प्रथम चरण की गिनाई हुई, और प्रथम चरण की गिनाई में क्या हुआ, ये को मिला 40 वोट, 100 वोट में से यानी 100 पर्चियों में से 40 पर्ची ऐसे था जिसमें ये को नंबर 1 पर रखा गया था, यहाँ पर 1 नंबर रखा गया था। मतलब कि 100 वोट में से 40 वोट ऐसा था जिसमें ये को नंबर 1 पर रखा गया था, और 30 वोट ऐसा था जिसमें बी को नंबर 1 पर रखा गया था, 20 वोट ऐसा था जिसमें सी को नंबर 1 पर रखा गया था, और 10 वोट ऐसा था जिसमें डी को नंबर 1 पर रखा गया था। तो ये प्रथम चरण की गिनाई पूरी हो गई। अब देखिए मान लीजिए 100 वोट पड़े हैं, 100 वोट में से सबके आगे नंबर 1, हर एक पर्ची में किसी ना किसी के आगे नंबर 1 है, तो 100 वोट में से 100 पर्ची में से 40 पर्ची ऐसे हैं जिसमें ये के सामने नंबर 1 लिखा है।
30 पर्ची ऐसे निकले, 100 पर्चियों में से 30 पर्ची ऐसे निकले जिसमें बी के सामने नंबर 1 लिखा है, तो नंबर 1 वाले इतने हो गए। इसको करने के बाद प्रथम चरण का पूरा हो गया गिनती। अब प्रथम चरण की गिनती पूरे होने के बाद 51 वोट तो किसी को नहीं मिले, तो यानी दूसरे चरण की गिनती होगी। अब दूसरे चरण की गिनती कैसे होगी? तो दूसरे चरण की गिनती इस तरह से होगी कि डी को बाहर कर दिया जाएगा, डी को बाहर कर दिया जाएगा। कहेंगे भाई तुम हार गए, और तुम हार गए तो तुम्हारा मत जो है देखिए 10 ये ऐसे वोट हैं जिसमें नंबर 1 पर डी लिखा है। अब सोचते हैं इसमें नंबर 2 पर क्या लिखा है, नंबर 2 पर क्या लिखा है। नंबर 2 पर मान लेते हैं कि ये बी या सी होगा। अब 10 में से मान लेते हैं कि 7 इसमें बी था, 1 इसमें ये था और 2 इसमें क्या था, सी था। तो इस तरह से था। अब डी तो हो गया बाहर, लेकिन और ये 10 वोट ऐसे थे जिस पर नंबर 1 पर डी था और नंबर 2 पर क्या था, ये एक ऐसी पर्ची था जिसमें नंबर 2 पर ए था, 7 में बी था और 2 में सी था। अब ये जाकर इसमें जुड़ जाएंगे। अब जोड़ दीजिए, देखिए ये को क्या मिल गया, 1। आपको लग रहा था कि ये जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए हारेगा ये। और बी को कितना मिल गया, 7, और सी को कितना मिल गया, 2। अब इसके बाद में 40 एक 41 ही हुआ, 30 7 37 ही हुआ, 20 2 22 ही हुआ, यानी कि 51 अभी भी नहीं पूरा हुआ, यानी कि तीसरे चरण की गिनती होगी। तो कहेंगे भाई सी भाई अब तुम भी निकल लो, तुम भी हार चुके, और तुम्हारा ये जो मत है ये इन दोनों में बटेगा। अब कैसे बटेगा देखिए कि 20 वोट ऐसे हैं, 20 वोट ऐसे हैं जिसमें नंबर 1 पर सी है, जिसमें नंबर 1 पर क्या है, सी है। तो नंबर 2 पर क्या होगा, नंबर 2 पर क्या होगा, नंबर 2 पर क्या होगा? तो नंबर 2 पर 3 चीज़ें हो सकता है, या तो होगा ये, या तो होगा बी, या तो होगा डी। अब 20 में से मान लेते हैं कि 13 बी है, 5 कर देते हैं, 13 5 18, 18 और 2 20, इस तरह से है। और ये जो दोनों वोट है ये क्या है, ये तो इसमें तो पहले नंबर पर क्या था, इसमें पहले नंबर पर ये दो जो वोट हैं ये कहाँ से आए हैं, इसमें तो सी वाले यहाँ से आया है ना। अब इसमें सबको पता है कि इसमें नंबर 1 पर क्या था, इन दोनों वोटों में नंबर 1 पर क्या था, डी था, और नंबर 2 पर क्या था, सी था। तो नंबर 3 पर क्या होगा ये देखा जाएगा। अब नंबर 3 पर देखिए, इसके नंबर 3 पर पहुंच गए हम लोग। देखिए ये जो 2 वोट है ना, इसमें नंबर 1 पर डी है और नंबर 2 पर सी था, नंबर 2 पर क्या था, सी था। तो नंबर 3 पर क्या होगा, ये होगा या फिर बी होगा। तो मान लेते हैं एक ये है, एक पर बी है, नंबर 3 पर। अब सोचिए ये जो डी है, डी तो पहले ही बाहर हो चुका है, डी तो पहले ही बाहर हो चुका है, तो इसका फिर से देखेंगे। अब देखिए ये जो 2 वोट हैं इसमें नंबर 1 पर क्या था, नंबर 1 पर तो सी था, क्योंकि इन 22 वोटों में से ये 2 वोट है, तो नंबर 1 पर सी है। नंबर 2 पर क्या है, नंबर 2 पर डी है। नंबर 3 पर क्या होगा ये देखेंगे। तो नंबर 3 पर क्या होगा, हो सकता है ये हो या फिर बी हो। तो मान लेते हैं एक ये है, एक बी है। अब ये जाकर गिनती कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये को कितने वोट मिले, इन 20 में से 5 और 1 6 वोट, और एक इसमें से 7 वोट इसको मिल गए। बी को कितने वोट मिले, तो 13 या 14 और 1 15 वोट इसे मिल गए। अब आप लोग गिन लीजिए, देखिए 40 या 41 और 7 48 वोट इसे मिले, जबकि इसको कितने मिल गए, 30 7 37, 37 और 15 कितना होता है, 52 होता है। 52 वोट इसे मिल गए, और यानी कि ये क्या हुआ, 51 से ज़्यादा हो गया, और ये क्या हो गया, विजयी हो गया। तो ये होता है वोटों की गिनती। यानी पहले चरण में क्या देखते हैं कि नंबर 1 पर कौन कौन है। तो देखिए 100 वोटों में से 40 वोट ये था, 30 वोट बी था, 20 वोट सी था, 10 वोट डी था। अब देखिए किसी को भी कोटा नहीं मिला, 51 नहीं मिला, तो क्या करेंगे, दूसरे चरण की गिनती करेंगे। दूसरे चरण में क्या होगा, डी को बाहर कर देंगे और डी में देखेंगे कि ये जो 10 वोट है इसमें दूसरे नंबर पर कौन था। तो दूसरे नंबर में ये, बी और सी 3 हो सकते हैं। अब देखिए एक वोट मान लीजिए ये का था, बी का 7 और डी का 2, भाई 10 वोट है ना, तो 10 में एक ऐसा था जिसमें नंबर 1 पर 10 था, नंबर 2 पर ये था। 10 वोटों में से 7 वोट ऐसे थे जिसमें नंबर 1 पर तो डी है, भाई डी का है, और नंबर 2 पर कौन था, बी था, 7 वोट ऐसे हैं, और सी का कितना था, 2 वोट। अब क्या किया मैंने, इसको जोड़ दिया,
देखिए ये को कितना दिया 1, बी को कितना दिया 7 और सी को कितना दिया 2। फिर भी किसी का कोटा पूरा नहीं हुआ तो तीसरे चरण की गिनती होगी। और तीसरे चरण की गिनती में क्या होगा, ये सी वाले भी बाहर हो गए और इनके वोट को भी बांट दिया जाएगा ये और बी में। कैसे बांटेंगे, तो 20 वोट में नंबर 1 पर तो सी है, नंबर 2 पर क्या क्या हो सकता है, ये बी या डी होगा। अब ये बी डी में मान लीजिए 20 वोटों में से 5 ये को मिला, 13 बी को मिला और डी को कितना मिला 2 मिला, ऐसा मान लेते हैं। अब डी तो भाई पहले से बाहर हो चुका है तो डी को 2 मिल गया तो इसका क्या फ़ायदा होगा, तो सोचिए डी वाला फिर से ये भी बांट लेंगे तो डी वाला बी ये भी बांट लेंगे। अब सोचिए जिसमें नंबर 1 पर तो सी है भाई 20 वोट यही तो है सी वाला जिसमें नंबर 1 है, तो 20 वोट इसमें जो है, इसमें क्या है 20 वोट ऐसे हैं जिसमें नंबर 1 पर सी है, नंबर 2 पर क्या है डी है, तो नंबर 3 पर क्या होगा, ये या बी होगा। तो मान लेते हैं इन दोनों वोटों में नंबर 3 पर एक में ये था एक में बी था, और ये दोनों वोट जो थे ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था भाई, यहाँ से आया था, डी का था, यहाँ से आया था। तो इसमें नंबर 1 पर क्या है डी है, ये 2 ऐसे वोट हैं जिसमें नंबर 1 पर क्या है डी है, नंबर 2 पर क्या है, ये दोनों वोट में नंबर 2 पर क्या है सी है, और नंबर 3 पर क्या होगा, तो ये या बी होगा। तो मान लेते हैं 2 वोटों में एक दोनों को मिला है। अब इसको जोड़ दीजिए ले जाकर, तो ये को कितना मिला 5 ये हो गए, एक 6 और एक 7 मिल गए हैं ये को, और बी को कितने मिले, तो 13 एक 14 और एक 15 मिल गई इसको, और फिर इसका कोटा पूरा हो गया, ये जीत गया। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया, आप लोग रिवाइज करके फिर से मतगणना को समझ सकते हैं।